नमस्कार। खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं, जहां भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। इटली के रोम में कैसे मोदी का मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इतना अहम क्यों है और इस दौरे से भारत को क्या मिलेगा। साल का तीसरा विदेश दौरा, रोम पहुंचे पीएम। महामारी, अर्थव्यवस्था, जलवायु पर चर्चा। राहुल का ननिहाल, मोदी का कमाल। रोम रोम में मोदी। देखिए इस उत्साह को, महसूस कीजिए इन लोगों की खुशी को और पीएम मोदी के जलवे को। यही तो है मोदी मैजिक। भारतीय मूल के लोगों ने संस्कृत में श्लोक पढ़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की और पीएम मोदी ने भी अपने अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें इटली के रोम की हैं, जहां पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी और यहां खड़े भारतीय लोगों से मुलाकात की। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली दौरे पर हैं। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। ये इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी, जिसका थीम है पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। इस सम्मेलन में 4 मुख्य मुद्दों पर विचार होना है, जिससे महामारी से उबरने, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन मुख्य हैं। G20 की ये मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ गया था। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री मोरियो द्रागी से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक इटली में ही रहेंगे। इसके बाद 1 से 2 नवंबर तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर यूके के ग्लासगो की यात्रा करेंगे, जहां वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन से जुड़े सम्मेलन COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में हिस्सा लेंगे। ये क्लाइमेट चेंज पर 26वीं समिट होगी, जिसका आयोजन इटली और ब्रिटेन ने मिलकर किया है। इस सम्मेलन में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब खबर तो समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना अहम है। 12 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इटली की धरती पर कदम रखा है और इस मौके पर पहली बार इटली के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमने सामने मुलाकात होगी। आपको ये भी समझना जरूरी है कि इस बैठक से भारत को क्या मिलेगा और दुनिया की नजरें क्यों टिकी है। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है। दुनिया की 80% जीडीपी में G20 देशों की हिस्सेदारी है और 75% वैश्विक कारोबार में G20 देशों का वर्चस्व है। दुनिया की 60% आबादी इन देशों में है। हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर चुका है और टीके बनाने के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। दुनिया को उम्मीद है कि भारत कोरोना से जंग में मदद के लिए टीका मुहैया कराएगा। साथ ही भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसके पास मजबूत आर्थिक प्रबंधन की काबिलियत है और इटली के बाद 2022 में इंडोनेशिया और फिर 2023 में भारत G20 शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। दुनिया के आर्थिक प्रबंधन में भारत के बढ़ते प्रभाव के लिहाज से भी रोम की ये बैठक
काफी अहम है। चलिए बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर। अब बात 2 सीटों पर। कल बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 2 नवंबर यानी कि मंगलवार को आएंगे। आखिर 2 के दंगल में किसका होगा मंगल, पूरा बिहार ये जानना चाहता है। बिहार में 2 सीटों पर 30 अक्टूबर यानी कि कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा और उपचुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों की साख दांव पर है। जहां जेडीयू के सामने अपनी दोनों सीटों को बचाने की चुनौती है, तो वहीं आरजेडी जीत दर्ज कर राजनीतिक हवा बनाने की जुगत में है। लेकिन कांग्रेस आरजेडी के मंसूबों पर पानी फेरने को तैयार है। बिहार में 2 विधानसभा सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। आरजेडी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से दोनों सीटों पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कुशेश्वर स्थान सीट पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के अमन हजारी, कांग्रेस का तिरेक कुमार और आरजेडी के गणेश भारती के बीच है। तारापुर में जेडीयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह, आरजेडी के अरुण कुमार शाह और कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्रा के बीच है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। तारापुर से मेवालाल चौधरी जीते थे, जबकि शशि भूषण हजारी ने कुशेश्वर स्थान में जीत दर्ज की थी, लेकिन दोनों की आकस्मिक मौत हो गई। अगर 2020 चुनाव की बात करें तो कुशेश्वर स्थान सीट पर 2020 में 54.42% वोटिंग हुई थी। 2020 में जेडीयू उम्मीदवार को 53,980 वोट मिले थे। 39.55% वोट पाकर जेडीयू उम्मीदवार की जीत हुई थी। वहीं कांग्रेस के अशोक कुमार को 46,758 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार को 2020 में 34.26% वोट मिले थे। ऐसा ही कुछ हाल तारापुर विधानसभा सीट का भी था। तारापुर सीट पर 2020 में 55% वोटिंग हुई थी। जेडीयू उम्मीदवार को 64,468 वोट मिले थे। जेडीयू उम्मीदवार को 2020 में 36.93% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आरजेडी को 57,243 वोट मिले थे, यानी कि आरजेडी को 32.8% वोट 2020 में मिले थे। मतलब कुशेश्वर स्थान सीट पर 2020 में जेडीयू उम्मीदवार को कांग्रेस उम्मीदवार से 7,222 वोट ज्यादा मिले थे। वैसे ही तारापुर में भी जेडीयू उम्मीदवार को आरजेडी के प्रत्याशी से 7,225 वोट ज्यादा मिले थे। ये हाल तब था जब कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और एलजेपी के उम्मीदवार ने एनडीए का वोट काटा था। अब जबकि कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है और एनडीए एकजुट है, ऐसे में विपक्षी उम्मीदवार जेडीयू उम्मीदवार को कितना टक्कर दे पाते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कल वोटिंग है और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 3,27,000 से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में 2,57,000 से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से 8 प्रत्याशी मैदान में, जबकि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर 9 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं और दोनों सीटों के लिए आरजेडी और जेडीयू के बीच मुख्य रूप से लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इन 2 सीटों के चुनाव में सभी पार्टियां दांव पर लगी है और एनडीए के सामने सीटें बचाने की चुनौती है। आरजेडी को भी अपनी साख बचाने की चुनौती है, क्योंकि महज कुशेश्वर स्थान के लिए आरजेडी ने कांग्रेस से पुरानी दोस्ती को दरकिनार किया है और पिछले चुनाव में पिछड़ी कांग्रेस के सामने खुद को साबित करने का ये मौका है। जाहिर है ये चुनाव सियासी लिहाज से खास है और सुबह 7 बजे से दोनों सीटों पर कल वोटिंग शुरू हो जाएगी और न्यूज़ 18 की अपील है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बढ़ते अगली खबर की ओर और अब बात झारखंड की बेटियों की दम की। सिमडेगा में नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियां गोल्ड से चूक गई, लेकिन अपने खेल से झारखंड की बेटियों ने लोगों का दिल जीत लिया। कांटे के मुकाबले में झारखंड को हराकर हरियाणा की टीम चैंपियन बनी। ग्यारहवें नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियां गोल्ड से चूक गईं, लेकिन अपने खेल से लोगों का दिल जीत लिया।
कांटे के मुकाबले में 3-2 से झारखंड को मात देकर हरियाणा की टीम चैंपियन बनी। झारखंड की ओर से दीपिका सोरेंग ने पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन जल्द ही हरियाणा की टीम ने न सिर्फ बराबरी की बल्कि 3-1 की बढ़त बना ली। हालांकि बाद में झारखंड की रोपनी कुमारी ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर को 3-2 किया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सकी। ये बात तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि लास्ट ईयर हम झारखंड से ही आ रहे थे, तो अब की बार हमारा गोल्ड मेडल आया है, तो बड़ी खुशी की बात है हरियाणा के लिए कि भी उन्होंने सब जूनियर में भी गोल्ड लिया और ये दूसरा जूनियर में भी गोल्ड लिया। 5-6 साल के बाद गोल्ड आया तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत अच्छा खेली पूरी टीम, बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है। भले ही झारखंड की बेटियां गोल्ड से चूक गईं, लेकिन अपने खेल से सबका दिल जीत लिया। लेकिन झारखंड खेल मंत्री हफीजुल हसन ने देश के सामने झारखंड को शर्मसार कर दिया। फाइनल मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होना था, लेकिन मंत्री जी समय से नहीं पहुंचे, जिसके बाद 22 मिनट देर से खेल शुरू हुआ। हालांकि खेल मंत्री ने दलील दी कि नमाज के कारण वे देर से पहुंचे। तो हम लोग पूरा करेंगे। सर मैच 3 बजे था, आप लेट से आए, उसके कारण मैच लेट हुआ, क्या कहेंगे? नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने में लेट हो गया। राष्ट्रीय स्तर के खेल में खेल मंत्री की लेट लतीफी ने झारखंड को शर्मसार कर दिया। पूरे देश भर से खिलाड़ी सिमडेगा पहुंचे थे। ऐसे में क्या फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में खेल मंत्री को समय का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? नमाज के लिए क्या खिलाड़ियों को 22 मिनट का इंतजार कराना सही है? क्या इससे झारखंड की गलत तस्वीर देश के सामने नहीं जाएगी? सवाल कई हैं, जिसका जवाब खेल मंत्री को देना चाहिए। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। चलिए खबर तो समझिए। सिमडेगा में नेशनल हॉकी प्रतियोगिता थी। मंत्री हफीजुल हसन को बेटियों का जोश बढ़ाना था, लेकिन मंत्री हफीजुल की वजह से 22 मिनट देर से मैच शुरू हुआ और नेशनल लेवल पर एक गलत संदेश गया। झारखंड की टीम फाइनल में तो हार गई, लेकिन उन्होंने सबके दिल जीत लिए। और आपको याद होगा कि ओलंपिक में भी महिला हॉकी ने शानदार प्रदर्शन किया था। झारखंड की सलीमा टेटे और निक्की प्रधान उस टीम का हिस्सा थी और महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा था। इन सबके बावजूद खेल मंत्री का ये लेट से पहुंचना दिखाता है कि वो खेल को बढ़ावा को लेकर कितने संजीदा है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इन दिनों डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। पटना में एक दिन में 20 मरीज मिले हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सिर्फ पटना के पीएमसीएच में हुई जांच में इस बार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना समेत बाकी के अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएमसीएच में इस सीजन में डेंगू के सबसे अधिक 20 मरीजों को विभाग की ओर से शहर के सभी अस्पतालों और पीएमसीएच में डेंगू मरीजों की अधिक से अधिक जांच, पहचान और भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी होती है, लिहाजा सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर दिया गया है। तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो डेंगू के इस सीजन में आपको अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू से पटना में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। खबर तो समझिए। डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में सावधानी बेहद ही जरूरी है। डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता जरूरी है। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे। घर के अंदर पानी 7 दिन से अधिक किसी भी बर्तन में ना रखें, इसका ख्याल जरूर रखें। घरों में कूलर, टंकियां या घड़ों की सफाई सप्ताह में एक बार जरूर करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल भी जरूर करें और अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें। जहां रुका हुआ पानी है, निकालना संभव ना हो तो वहां काला तेल और
टेमीफॉस दवा जरूर डालें। डेंगू बीमारी के लक्षण दिखें तो फौरन डॉक्टर से सलाह जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बात एक ऐसे दिवाली गिफ्ट की जिसका सबको इंतजार है। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर पर उपलब्ध होगा। ये ऐलान आज रिलायंस जियो और गूगल की ओर से किया गया। कंपनी अपने इस फोन को मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन कह रही और इसे काफी कम कीमत पर उपलब्ध करा रही है। दिवाली पर जियो का धमाकेदार तोहफा 1999 रुपए में मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट। बजट में कीमत, ईएमआई का भी ऑप्शन। जियो का जबरा फोन। पहले इंटरनेट और अब स्मार्टफोन से क्रांति लाने को तैयार है जियो। लॉन्चिंग के लिए त्योहार और कीमत भी तय हो चुका है और उसे जग जाहिर भी किया जा चुका है। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली पर लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को फोन की कीमत, फीचर्स और अन्य ऑफर्स की जानकारी साझा कर दी। ये फोन आप मात्र 1999 रुपए देकर बाकी कीमत ईएमआई के जरिए भी चुका सकते हैं। अब फोन को खरीदने का तरीका भी जान लीजिए। जियो फोन नेक्स्ट खरीदने के लिए निकटतम जियो मार्ट डिजिटल स्टोर पर जाएं या www.jio.com/next पर जाएं या 7018270182 पर व्हाट्सएप के जरिए हाई लिखें। इसके बाद कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मिलने पर जियो मार्ट रिटेलर के पास जाकर अपना फोन कलेक्ट कर सकते हैं। फोन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे खुशी है कि गूगल और जियो की टीमें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए त्योहारी सीजन में जियो फोन नेक्स्ट को लाने में सफल रही है। मैं हमेशा 1.35 अरब भारतीयों के जीवन को समृद्ध, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल क्रांति की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखता हूं। फीचर्स की बात करें तो ये एक स्मार्ट और शक्तिशाली कैमरा से लैस फोन है जो पोर्ट्रेट मोड जैसे विभिन्न फोटोग्राफी मोड के साथ आता है। इसका नाइट मोड यूजर्स को कम रोशनी में भी शानदार तस्वीरें देता है। बता दें कि 24 जून 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने RIL के सालाना एजीएम में अल्ट्रा किफायती 4G हैंडसेट का अनावरण किया था। कंपनी के मुताबिक जियो फोन नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।